Hello everyone, welcome to Biouniverse. My name is Shruti and today I will be taking a very basic yet a fundamental topic of cell biology, which is plasma membrane. Believe me guys, if you are preparing for CSI NET or DBT, GAT-B, IIT JAM, this video is going to help you a lot. So now let's get started. So what is a plasma membrane? So basically plasma membrane को हम cell membrane भी कहते हैं जो कि एक थिन, फ्लेक्सिबल और सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि एक सेल को सराउंडेड रखता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेटेड रखता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। उसी के साथ सेल के कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो फंक्शंस है उसमें भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लाज्मा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया गया था बाय सिंगर एंड निकलसन। सो इस मॉडल में हमें क्या पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड बाइलेयर होता है। ये लिपिड मॉलिक्यूल आप देख सकते हो जिसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इसलिए इस लिपिड मॉलिक्यूल को एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके साथ इस लिपिड मॉलिक्यूल में प्रोटीन्स हैं एंड प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच रहता है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिपिड में मेनली 3 बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिल रहा है जो कि प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है। अगर देखा जाए तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल टू सेल वेरी करता है। अगर हम देखें आरबीसी तो आरबीसी में 49% प्रोटीन ही है एंड 43% लिपिड एंड 8% कार्बोहाइड्रेट। वही अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया में तो 80% तो प्रोटीन ही है और 18% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में माइलिन शीट देखें तो माइलिन शीट में प्रोटीन तो सिर्फ 20% है बट लिपिड 80% है एंड कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1%। सो सेल टू सेल ये कॉम्पोजिशन वेरी करता है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ दैट सेल। अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी हो तो हमारे लिए एक आरबीसी एक मॉडल की तरह बिहेव करता है। अब ये है कि अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना है तो हम आरबीसी को एज अ मॉडल क्यों ले रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम देखें तो आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं रहता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो या माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ एनी सेल ऑर्गेनल एंड आरबीसी में सिर्फ हीमोग्लोबिन रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए आरबीसी एज अ मॉडल यूज किया जा सकता है। अब ये तीनों भी कॉम्पोजिशन में हम देखेंगे प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट में। जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आज बेसिकली उसी को हम देखने वाले हैं। जो हमारा मेजर पार्ट है वो लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था लिपिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इसलिए उसे एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी हाइड्रोफिलिक हेड क्यों है? क्योंकि वो हेड पोलर है, दैट इज वाटर लविंग, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से बना रहता है। एंड वही अगर हाइड्रोफोबिक टेल की बात करें तो वो नॉन पोलर टेल है, दैट इज वाटर हेटिंग। क्यों? ये एक फैटी असाइल चेन है। अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है उसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं ग्लिसरॉल। अब देख सकते हो ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये वाटर लविंग होता है। फैटी असाइल चेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें आप देख सकते हो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये दोनों के बीच बॉन्ड बनता है विद द रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ का OH एंड यहाँ से H दोनों बाहर निकलकर एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं एंड यहाँ पर जो CH2O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में एक ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इसी ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हम इसे एक लिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन चेन्स में
सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। वही अगर उसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो हम उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी सिस और ट्रांस टाइप के डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये एक सिस डबल बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक ही साइड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे सिस डबल बॉन्ड कहेंगे। बट यहाँ पर देखें तो सी का जो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे ट्रांस डबल बॉन्ड कहेंगे। अब सिस डबल बॉन्ड में एक साइड हाइड्रोजन होने की वजह से एक बेंडिंग फॉर्म हो रहा है। इस बेंडिंग की वजह से एक चेन फॉर्मेशन होता है एंड इसकी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्लेक्सिबल ज्यादा रहता है एंड वही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड रहता है। अब इस सिस और ट्रांस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के वजह से एक और कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड्स का जो हम देखेंगे, जो कि है ट्रांजिशन टेम्परेचर मेम्ब्रेन लिपिड्स का। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो मेम्ब्रेन लिपिड है 50% जेल जेल फेज में रहेगा और 50% लिक्विड फेज में रहेगा। अब जेल फेज मतलब एक ऑर्डर्ड फेज एंड जो लिक्विड फेज है वो डिसऑर्डर्ड रहेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर हमारे मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे है, बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। उसकी वजह से ये लिपिड मॉलिक्यूल एक रिजिड स्ट्रक्चर बना है, जो कि एक जेल फेज हम बोल रहे हैं, सॉलिड लाइक जेल फेज। एंड वही जब टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, अबाउ ट्रांजिशन टेम्परेचर, देन ये लिपिड मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर स्टेट में चले जा रहे हैं और इसी स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज। ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है चेन लेंथ एंड दूसरा है अनसैचुरेशन। चेन लेंथ, चेन लेंथ से क्या होता है कि अगर हमारा जो हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर इसका लेंथ बढ़ता जाएगा तो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल है एक ऑर्डर्ड स्टेट में रहेगा एंड डिसऑर्डर्ड स्टेट जाने के लिए उसे हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जब 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन था तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ही कम था, बट जैसे ही 18th कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन बन जाता है तो फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी वैसे बढ़ जाता है। अब दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में एक भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारा जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। बट वही अगर हमारे पास एक, दो या तीन अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो फिर हमारा जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो वैसे ही घट जाता है। तो अगर हमारे लिपिड में हमारे जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसको अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव हो तो हम उसे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है। अब इस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री मेथड के थ्रू, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ट्रांजिशन मेल्टिंग टेम्परेचर पे हमारा लिपिड 50% जेल स्टेट एंड 50% फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। दैट इज ऑर्डर स्टेट, डिसऑर्डर स्टेट। अब इसमें मेम्ब्रेन लिपिड्स या तो फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टेरॉल्स। सो फॉस्फोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिसका आप जानते हो जो कि लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें एक हेड है और एक टेल है। अगर हेड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स, बट वही हेड ग्रुप के साथ अगर एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। अब फॉस्फोलिपिड्स में ऑन द बेसिस ऑफ
द बैकबोन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो रहता है हमारे पास, उसके बेसिस पे या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या तो स्पिंगोसीन हो सकता है। उसी के बेसिस पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स रहते हैं। तो हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, अगर लिपिड्स के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। अब फर्स्ट ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। अगर हमारे पास जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि आप देख सकते हो 3 कार्बन के कंपाउंड में जो कि ग्लिसरॉल है, उसके एक OH के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है एंड दूसरे OH के साथ दूसरा फैटी एसिड, बट जो तीसरा है उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है, तो इसको ही हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ओके, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और ये बेसिक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है एक सेल मेम्ब्रेन में। एंड वही इसका हेड भी वही हाइड्रोफिलिक है एंड टेल हाइड्रोफोबिक है। अब दूसरा जो है फॉस्फोलिपिड वो है स्पिंगोसीन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। अगर ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के जगह पे अगर ये स्पिंगोसीन आ जाए तो हम उसे बोलेंगे स्पिंगोसीन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। तो जो ग्लिसरॉल बैकबोन है उसके जगह पर होगा स्पिंगोसीन। ठीक है। अब जो हमने देखा था, ये जो बॉन्ड बना था ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये था ईस्टर बॉन्ड। बट यहाँ पर जब स्पिंगोसिन की बात करें तो यहाँ ईस्टर नहीं, अमाइड बॉन्ड बनता है। अमाइड क्यों? क्योंकि स्पिंगोसिन के पास एक अमीनो ग्रुप रहता है एंड इस अमीनो ग्रुप के साथ फैटी एसिड जुड़ेगा तो वो एक अमाइड बॉन्ड बनेगा। एंड जब एक फैटी एसिड आके जुड़ता है स्पिंगोसिन के साथ एंड अमीन अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम बोलते हैं सेरामाइड। सो स्पिंगोसिन का जो बेसिक यूनिट है वो है सेरामाइड, जो कि हमारा पोलर हेड ग्रुप फॉर्म करने वाला है। अब फॉस्फोलिपिड्स में जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स जो कि फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमीन। अगर ग्लिसरॉल के साथ जो फॉस्फेट जुड़ा है उस फॉस्फेट के साथ इथेनॉल अमीन करके ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमीन, जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ही अबंडेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये साइटोसॉल फेज में रहता है, दैट इज इंट्रासेल्यूलर। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सबसे ज्यादा इंट्रासेल्यूलर साइड पे रहेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। सेम, अगर ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट जुड़ा है और उस फॉस्फेट फॉस्फेट के साथ कोलिन ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे फॉस्फोटिडाइल कोलाइन। एंड ये बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। और ये एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे जाए तो फिर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड रहता है वहां पर इसका मेजर पोर्शन पाया जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है फॉस्फोटिडाइल इनएसिटॉल। अभी आयनोसिटॉल जो है वो साइटोसोलिक फेज में रहता है एंड इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज रहता है एंड ये मेजरली सिग्नलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। ये सेल सिग्नलिंग में अच्छे से देखा जाता है कि ये कैसे सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होगा। एंड लास्टली फॉस्फोटिडाइल सीरीन। अगर सीरीन ग्रुप प्रेजेंट रहता है फॉस्फेट के साथ तो फिर फॉस्फोटिडाइल सीरीन, एंड ये भी बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। एंड 99% जो सीरीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेज में ही प्रेजेंट रहता है। बट अगर फॉस्फोटिडाइल सीरीन साइटोसोलिक फेज से फ्लिप हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फेज, देन ये एक ईट मी सिग्नल हो जाता है, मतलब एपोप्टोटिक सिग्नल। सेल सिग्नल देता है कि मुझे एपोप्टोसिस में जाना है, वो सेल एपोप्टोसिस में चले जाएगा। अब जो दूसरा है स्पिंगोल फॉस्फोलिपिड्स, उसमें हम लोग देखते हैं स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन में कुछ नहीं, हमारा जो ग्लिसरॉल है उसकी जगह पर स्पिंगोसीन रहेगा, उसके साथ एक फैटी एसिड लिंक रहेगा विद अमाइड बॉन्ड जो कि हमारा सेरेमाइड है। अब इस सेरेमाइड के साथ फॉस्फोकोलिन प्रेजेंट होगा तो इसी को हम कहते हैं स्पिंगोमाइलिन। अब ये माइलिन जो कि स्पिंगोमाइलिन अबंडेंट होता है माइलिन शीट्स में,
जो कि नर्व एक्सन्स में प्रेजेंट रहता है और ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हमने देखा लास्ट स्लाइड में, वो कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड साइटोप्लाज्मिक साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। अगर हम देखें तो स्पिंगोमाइलिन, जो कि स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, उसका मेजर साइड एक्सोप्लाज्मिक साइड ही रहता है एंड उसी के साथ फॉस्फोटेडाइल कोलिन भी एक्सोप्लाज्मिक साइड ही पाया जाता है। बट अगर हम बात करें फॉस्फोटेडाइल सीरीन, फॉस्फोटेडाइल इथेनॉलमीन, फॉस्फोटेडाइल इनोसिटॉल, ये सभी साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट रहते हैं एंड इसमें भी अगर सीरीन यहाँ से साइटोप्लाज्मिक साइड से फ्लिप कर दे एक्सोप्लाज्मिक साइड, देन ये एक ईटमी सिग्नल की तरह काम करेगा, मतलब सेल अभी अपोप्टोसिस में जाएगा। एंड इसी के साथ ये जो असिमेट्री मेंटेन हुआ है, जैसे स्पिंगोमाइलिन फॉस्फेटाइल कोलिन मेजर एक्सोप्लाज्मिक साइड है एंड कुछ क्वांटिटी उनका साइटोप्लाज्मिक साइड। ये जो असिमेट्री है, पार्शियल असिमेट्री, ये मेंटेन होता है दो पंप्स के वजह से, फ्लिपिस एंड फ्लॉपिस। अब ये फ्लिपिस है, ये पी टाइप पंप होता है। तो ये क्या करता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स है उसको, जो भी आउटर एक्सोप्लाज्मिक साइड है, उसे इनर साइड लेके आने का काम करता है फ्लिपेज, जो कि एक पी टाइप पंप होता है। एंड फ्लॉपेज, जो कि एक एबीसी ट्रांसपोर्टर है, वो फॉस्फोलिपिड्स को साइटोसोलिक साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में जाने में हेल्प करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इक्वली डिवाइड रहता है एक्सोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक साइड पे, 50% एक्सोप्लाज्मिक। अब आता है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज ये भी एक पंप है जो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को मूव करता है एक्सोप्लाज्मिक साइड से साइटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक से एक्सोप्लाज्मिक। कहीं भी अगर फॉस्फोलिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम या ज्यादा है तो उसे मेंटेन करने का काम स्क्रैम्बलेज करता है। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फ्लिपिस और फ्लॉपिस जो कि है गोल्गी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, बट स्क्रैम्बलेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट रहता है। क्यों? बिकॉज एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स फॉर्मेशन होते हैं एंड जब ये फॉर्मेशन होते हैं तो फिर इसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है स्क्रैम्बलेज। अब हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के बाद अभी ग्लाइकोलिपिड्स। अगर फॉस्फेट के जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स में भी ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स होते हैं। अगर स्पिंगोसिन रहेगा बैकबोन में तो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स, और अगर ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। तो सेरामाइड तो आप जानते हो, स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड को हम सेरामाइड। अगर इस सेरामाइड ग्रुप के साथ एक शुगर ग्रुप अटैच हो तो फिर, अगर एक ही शुगर ग्रुप अटैच हो तो हम उसे कहेंगे सेरिब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, अगर गैलेक्टोज है देन गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। बट अगर इस सेरामाइड के साथ एक ओलिगोसैकेराइड हो एंड ओलिगोसैकेराइड के साथ एक अगर सियालिक एसिड हो तो उसे हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड और ग्लोबोसाइड। ओके, नाउ ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स, तो उसमें एक एग्जांपल जो है वो है गैलेक्टोलिपिड। अगर ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ एक गैलेक्टोज ग्रुप जुड़ा हो तो गैलेक्टोलिपिड हम बोलते हैं, और ये मेजरली प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में एज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट के थ्रू। एंड लास्टली अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल में। सो कोलेस्ट्रॉल जो कि एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है, अब इसका एक हेड ग्रुप होता है, जैसे आप देख सकते हो एक प्लेनार रिंग फॉर्मेशन में उसका हेड ग्रुप रहता है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक है एंड उसी के साथ एक हाइड्रोफोबिक साइड चेन भी प्रेजेंट रहता है कोलेस्ट्रॉल में। अब ये कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट रहता है एज अ प्रिंसिपल स्टेरॉइड, मेन स्टेरॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है? तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल एंड उसी के साथ
ये स्प्रिंगोलिपिड के साथ ज्यादा एफिनिटी रखता है एंड ये लिपिड बाइलेयर जो है उसका मूवमेंट भी लिमिट कर रहा है एंड उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी मेंटेन करता है और वो एक बफर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा जाए लिपिड्स का तो कोलेस्ट्रॉल उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब फॉस्फोलिपिड में जो लास्ट कंसेप्ट है वो है फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर आर्के बैक्टीरिया। हमने देखा जो भी फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर वो सब बैक्टीरिया या यूकैरियोट सेल्स में हम देख सकते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट्स रहते हैं। ग्लिसरॉल जो है हमारा बैकबोन, उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच रहता है। बट अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है एंड जैसे कि हमने देखा था ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट आर्के बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड चेन्स भी हमारा हाइड्रोकार्बन चेन स्ट्रेट रहता था, सिर्फ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होते थे फैटी एसिड्स। बट यहाँ पर जो फैटी एसिड चेन है आइसोप्रेनॉइड हम इसे बोलते हैं, वो ब्रांच रहता है एंड उसी के साथ हमारा तो बाइलेयर होता था। आर्के बैक्टीरिया में जो ये मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर भी हो सकता है, मोनोलेयर भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में ग्लिसरॉल, ये जो ग्लिसरॉल है थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर फैटी एसिड चेन्स जो कि कोई ब्रांच फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ब्रांच फॉर्मेशन शो हो रहा है, इसी को हम आइसोप्रेनॉइड बोल रहे हैं। और यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ बॉन्ड फॉर्मेशन, बट यहाँ पर ईथर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है जैसे कि CH2O बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दोनों मेजर डिफरेंसेस है। तो इसी के साथ आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स है उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।